यस सर। ओके ओके ओके, चलिए चलिए। तो बात करते हैं, सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत की चर्चा करनी है। मैंने मीड की बात कर ली। अब मीड की बात करने के बाद हमको सिगमंड फ्राइड की बात करनी है। अब सिगमंड फ्राइड की बात करनी है तो सिगमंड फ्राइड ने अपने जो सिद्धांत है उनके साइकोसेक्सुअल थियरी या फिर जो है साइको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धि एनालिटिकल थियरी, उसमें उन्होंने तीन बातें कही। पहली बात तो जो है तीन तीन रूपों में चर्चा करी, चेतन, पराचेतन, अचेतन के रूप में, इदम एवं परायम के रूप में, और ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज, इनके बारे में उन्होंने चर्चा करी। तो चर्चा करी तो हमको जो है आज हमारे सिद्धांत में जहां पे कि बच्चे का सामाजिक करण का विकास होता है उसमें जो है हमको इनकी बात करनी है, चेतन, पराचेतन, अचेतन की बात करनी है और इदम अहम परायम की बात करनी है। अब हम जो है सबसे पहले ये जान लेते हैं कि है क्या। अब इसमें ये जान लेते हैं कि है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब जो है इन्होंने अचेतन मन जो है, सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू आपको देता हूं। ओवरव्यू की जब मैं समझा दूंगा तो उसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो अचेतन, जो चेतन है, जो चेतन मन है, ये चेतन मन क्या करता है। यहाँ पे अचेतन मन को लेकर के चेतन, पराचेतन और अचेतन मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। पहले चेतन मन क्या है। चेतन मन में जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो करते हैं, जो रिसेंटली हम कर रहे हैं, यानी हमारे अंदर में जो कुछ भाव है, वो भाव में क्या, जैसे हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर हमारी जो है भावना, हमारा टेंडेंसी, हमारी प्रवृत्ति, ये सब क्या होती है जिसको हम देख करके करते हैं। भावना, टेंडेंसी, जिसको हम देख करके करते हैं, जो हमारे मन में जो हमको चलाता है, जिसको कहते हैं साधारण भाषा में कहो तो क्या, मन। जो मन हमारे हमको करता है, वही जो है, जो अभी हम सोच करके जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वही हमको क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। अब इसमें से जो है ये वाली चीज जो है, यही ज्यादा प्रभावित करती है, जिसको इन्होंने अलग अलग स्टेज बताया, यही ज्यादा प्रभावित करती है। ये वाली स्टेज, सेक्सुअल स्टेज जो है, ये ज्यादा हर व्यक्ति में उसको प्रभावित करती है। उसमें वो अलग अलग अवस्थाओं में ओरल स्टेज के रूप में, एनल स्टेज के रूप में, फैलिक स्टेज के रूप में, लेटेंसी स्टेज के रूप में, जेनाइटल स्टेज के रूप में, इसके रूप में जो है वह काम करती है। यह हर व्यक्ति के अंदर में रहती है और उस व्यक्ति को जब वह बिल्कुल ओपन रहता है तो उसको किसी तरह से उसको कोई भाव नहीं होता है, वह कैसे भी काम कर सकता है। बट जब उसको समाज में जब आ जाता है, यानी जब बच्चा, वहां की बात करें तो जब बच्चा क्या था, जब बच्चा जैविक के रूप में था, जब बच्चा जैविक के रूप में होता है, तो वह कैसे भी कार्य करता है तो उसको कोई रोक टोक नहीं करता है। बट बच्चा जैसे ही समाज की तरफ आता है तो उसको रोकने के लिए लोग हो जाते हैं। तो इसमें से अब आगे मैं बात करता हूं। यहाँ पे चेतन मन में क्या होता है, सेक्सुअल की भावना, टेंडेंसी की भावना, मन, ये सब जो कुछ करता है कि हमको ये लेना है, हमको ये प्राप्त करना, हमको ये काम करना, हमको ऐसा करना है, ये सारी बातें जो उसके अंदर में आती है, ये सारा उसका मन उसको करवाता है। मन करवाता है कि हमको अमेरिका जाना है, मन करता है कि हमको जो है वो एरोप्लेन में बैठना है, मन करता है कि हमें जो पहाड़ पे जाना है, मन करता है कि हमको समुद्र में जाना है, वगैरह वगैरह जितनी भी बातें, वो सारा मन हमको दौड़ाता है, कराता है। अब मन जितनी बातें तो हो जाती हैं, तो ठीक है। जितनी बातें नहीं होती है वह जाकर के पराचेतन में रुक जाती है, पराचेतन में वो रुक जाती है। अब पराचेतन को क्या कहते हैं, अर्धचेतन मन। पराचेतन को अर्धचेतन मन भी कहते हैं। यह आधा सोता है और आधा जागता है। कौन, पराचेतन मन जो है आधा सोता है और आधा जागता है। जो आधा जागता है तो वह इसके चेतन के साथ मिलकर के काम करता है। जो आधा जागता है वो चेतन मन के साथ में काम करता है, जो सोते रहता है वो अचेतन मन के साथ में काम करता है, दोनों साथ में मिलकर के काम करता है। यानी ये अर्धचेतन मन चेतन मन के भी साथ में काम करता है, मतलब पराचेतन यह चेतन मन के भी साथ में काम करता है और अचेतन मन के भी साथ में काम करता है। हेलो, आवाज पहुंच रही मेरी? आवाज मेरी पहुंच रही है? ओके चलिए। हाँ, तो ये जो है, ये चेतन मन के साथ में भी काम करता है, पराचेतन जो चेतन के साथ में भी काम करता है और अचेतन मन के भी साथ में काम करता है। कैसे बताओ। तो जब ये आधा सोता है, जब जागता है, आधा जागता है तो इसके साथ में करता है, जब सोता है तो इसके साथ में काम करता है। सोते समय यानी जब सोते रहता है, यानी उस सुसुप्तावस्था में रहता है, सोने का मतलब सुसुप्तावस्था में रहता है, तो अचेतन मन के साथ में काम करता है, और जब जागते रहता है तो इसके साथ में काम करता है। अब ये जो है इसको प्रेरित करता है कि ये काम करो, जब काम पूर्ति नहीं होती है, यानी अगर कोई व्यक्ति बोला कि हमको एरोप्लेन में चढ़ना है, हमको अभी जाना है, हमको हमको जो है वहां पहुंचना है, तो वो अगर पूर्ति नहीं हुई तो क्या हुआ, वो इसी में आकर के स्टोर हो गया। कहां पे स्टोर हो गया, वो यहाँ पे रुक गया, स्टोर हो गया।
अचेतन मन में स्टोर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टोर होने के बाद, अगर यहाँ पे स्टोर हो गया, अब स्टोर होने के बाद कुछ समय तक अगर पूर्ति नहीं हुई, यानी अब वेट करेगा, आज नहीं पूर्ति होगी, कल होगी, आज नहीं बैठ पाएंगे, कल बैठ पाएंगे, कल नहीं बैठ पाएंगे, परसों बैठ पाएंगे, परसों नहीं बैठ पाएंगे, उसके बाद बैठ पाएंगे। जब अगर ये बिल्कुल नहीं बैठ पाता है तो उठ करके कहाँ चला जाता है? अचेतन मन में। जो अचेतन मन होता है, अचेतन मन को इसको बिल्कुल क्या कहते हैं? कबाड़ खाना कहते हैं, कबाड़ खाना। अचेतन मन बिल्कुल कबाड़ खाना होता है कि यानी जो भी चीज यहां से हुई, ये तो सारा कुछ रिसेंट में कर रहा है ये चीज। अब इसके बाद जो है यह क्या कर रहा है? ये इसमें से जो बातें हो रही हैं यहाँ पे आधा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, नहीं करने के लिए भी प्रेरित कर रहा है, तो इसमें जाता है। इसमें से जो बातें नहीं होती वो सारी बातें कबाड़ खाना में पहुंच जाती है। और यहाँ जो पूर्ति नहीं होती है, पूर्ति नहीं, इसका मतलब कि नहीं खत्म हो जाता है, खत्म नहीं होता है, ये जाकर के यहाँ इसमें जाकर के रुक जाता है। कहां पे? अचेतन मन में। वो अचेतन मन में दबा रहता है। अब एक खासियत ये भी है कि अचेतन मन जो है, अचेतन मन ही या इन दोनों को ऑपरेट करता है। अचेतन मन ही इन दोनों को ऑपरेट करता है। किनको? ये पराचेतन को भी ऑपरेट करता है और चेतन मन को भी ऑपरेट करता है। तो इसलिए अचेतन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अचेतन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने कल चर्चा करी हुई थी कि ये जो मन है यानी मस्तिष्क जो है, वो मस्तिष्क क्या है? वह ऐसे है। कैसे है? आत्मा कैसे है? आत्मा, उन्होंने स्व को बात करी, स्व के बारे में चर्चा करी। तो स्व क्या है? स्व 10% ही काम आता है, जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया था, मैंने मीट में कल चर्चा करी हुई थी। 10% ही काम करता है और 90% जो है वो सुसुप्तावस्था में रहता है, उसको कोई देख ही नहीं पाता है, यह अदृश्य होता है। यह अदृश्य होता है, अदृश्य होता है, उसको कोई देख ही नहीं पाता, खाली 10% ही दृश्य होता है, देख सकता है। कैसे? जैसे हिमखंड का टुकड़ा, जैसे हिमखंड का टुकड़ा है, वो हिमखंड का टुकड़ा क्या करता है? हिमखंड का टुकड़ा, ये टुकड़ा है, यहाँ पानी है, इस पानी में बस यहाँ पे बस इतना ही, ये ऊपर का भाग दिखता है, बाकी सारा अंदर होता है। खाली ये ऊपर का भाग इतना दिख रहा है, यानी ये मैं ग्रीन कर रहा हूं, बस इतना ही चीज वो दिखता है उसको, इतना चीज। बाकी सारा क्या होता है? बाकी सारा जो है पानी में होता है इसका, ये बाकी सारा पानी में होता है। तो पानी होता है, 90% वो पानी में होता है, 10% ही सामने दिखता है। यानी अब इससे तात्पर्य क्या हो रहा है कि जो मन हमारा है खाली 10% ही काम करता है। जो मन है, जो सामने हमारे, जो हम अपने मन में काम करते हैं, वो कितना है? वो मात्र 10%। यानी स्व कितना है? चेतन कितना है? बस मात्र 10%। और बाकी अचेतन कितना है? 90%। यानी हमारा जो कबाड़ खाना है वो मस्तिष्क बिल्कुल वैसे पड़ा हुआ है, हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। तो ये जो है 90% वो कबाड़ खाने के रूप में होता है। और यही कबाड़ खाना जो प्रेरित करके इसको भी काम कराता है और इसको भी काम कराता है। तो ऐसे ही जब अचेतन मन को जितना स्टोर करके, जितना नियंत्रित करके काम करेंगे, उतना ही जो है वो चेतन मन काम होकर के करेगा। यानी सबसे ज्यादा हमको अगर कंट्रोल, हम अचेतन मन को कंट्रोल कर लें, अचेतन मन को कंट्रोल कर लेंगे, ऑटोमेटिक जो है वो चेतन मन हमारा कंट्रोल में हो जाएगा। यानी अचेतन मन के 90% चीजों को अगर हमने इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा? आसानी से हर काम संभव हो जाएगा। अब वहां पे यह जो है बात करते हैं पराचेतन ही जो है वो क्या करता है? कुछ चीजों को कंट्रोल भी करता है। यानी पराचेतन कुछ चीजों को कंट्रोल भी करता है, इसको चेतन मन को काम करने के लिए। पराचेतन जो है वो कुछ चीजों को कंट्रोल करता है कि भाई तुझे इतना ही काम करना है, इतना नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है। ये जो है पराचेतन जो है वो समाज से भी थोड़ा प्रेरित होता है, समाज से भी प्रेरित होता है। और इसी को आगे चलकर इदम, अहम और पराहम की बात करी गई, इसी को आगे लेकर के इदम, अहम और पराहम की बात करी गई। इदम जो है, इदम बच्चा जो खुल करके सारा कुछ काम करता है, वहीं पराहम जो है यानी व्यक्ति स्व के रूप में, इदम जो है वो स्व के रूप में काम करता है और पराहम जो है वो सामाजिक रूप में काम करता है। परा जो है वो सामाजिक रूप में काम करता है, वहीं परा अहम जो है वो बिल्कुल भी सामाजिक रूप में काम करता है। ऐसे हम इदम, अहम, परम और परा अहम को भी जो है समझेंगे। तो ये मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई कि इन्हीं सब सारी बातों से जरूरी है पढ़ना हमको। यहाँ पे अचेतन मैंने इसलिए बताया कि अचेतन मन को, अगर अचेतन मन जो है प्रेरित रहेगा तो इदम, अहम और परा अहम जो है उसका आसानी से प्रेरित रहेगा। और इसी के आधार पर बच्चे का क्या होगा? इसी इदम, अहम और पराहम के आधार पे बच्चे का जो है बाकी का जो सामाजिक विकास है वह होगा। सामाजिक विकास में जो खाली स्व, बाकी जितने लोगों ने कहा, चाहे वो मिड ने कहा, चाहे वो कूले ने कहा, जितने लोगों ने कहा, वो सभी लोगों ने कह रहा है कि स्व का विकास होता है, जबकि इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने कहा कि स्व का विकास तो मात्र 10% ही होता है, बाकी के विकास तो 90% तो अदृश्य होते हैं। तो अदृश्य का क्या? तो ये कहते हैं कि अदृश्य का इस्तेमाल करो, ये तो आसानी से होने लगेगा।
तो ऐसे ही इस सिद्धांत को पढ़ने के लिए हमको जो है और थोड़ा विस्तार में जाना पड़ेगा। मैंने खाली एक बेस बताया है कि हमको जानना है चेतन, पराचेतन, अचेतन मन को, चेतन, पराचेतन, अचेतन मन को। तो इसमें जो है चेतन सामने दिखता है, अचेतन जो है, अचेतन में आधा जागता है, आधा सोता है, और पराचेतन, अचेतन जो है बिल्कुल भी सोया अवस्था में रहता है। यह क्या होता है, कबाड़ खाने के रूप में होता है। जो बातें यहां से यहां आती हैं और यहां भी नहीं पूरी हो पाती हैं, यहाँ रखे कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो सारी बातें आकर के यहाँ दब जाती हैं, आकर के रखी रहती हैं। और यह जो है यही क्या करता है, यही पराचेतन और चेतन मन को भी कंट्रोल करता है, और इसी के आधार पर कंट्रोल होकर के चेतन मन काम करता है। अब यहां तक मैंने बात कर ली। अब बात करते हैं इदम, अहम और पराहम की। इदम, अहम, पराहम जो है, इदम में जो बातें सामने हैं, उन सामने की बातों को आधार पर रख करके व्यक्ति काम करता है। और अहम जो है, अहम सामाजिक रूप में काम करता है। और जो पराहम जो है वह, और इससे अचेतन मन से प्रेरित होकर के यह पराहम जो है वह काम करता है। इन सभी के बारे में विस्तार में हम जानेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे तब। इतना हमने आपको समझा दिया, इतना हमने आपको समझाया कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में अचेतन मन, इदम, अहम और पराहम, इनका रोल है। अब अचेतन मन आता कहां से है, यहां से आता है। अब इसके बारे में मैंने इतनी बातें आपको बताई हैं। चलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं, इसको जो है विस्तार से पढ़ते हैं, कैसे हैं ये एक एक चीजें कैसे काम करती है। एक एक वस्तुएं कैसे काम करती, मैंने इसको आपके साथ में जोड़ा, उसके साथ में चेतन मन के साथ में जोड़ा। इसको मैंने चेतन मन के साथ में जोड़ा कि ये चेतन मन के साथ में जुड़ा हुआ था। चेतन मन में जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है वह कहां से होता है, इन्हीं अवस्थाओं के जरिए होता है। चलिए एक एक की बात करते हैं हम। सबसे पहले तो यानी मैंने बात कर लिया कि अचेतन मन से, पहला पॉइंट हमारा है अचेतन मन। अचेतन मन, इदम, परम और पराहम, इससे जो है इनके दो प्रत्यय हैं। ये क्या है, ये दो प्रत्यय इन्होंने दिए, सिगमंड फ्रायड ने दो प्रत्यय दिए, दो कॉन्सेप्ट दिए। क्या, एक अचेतन मन और दूसरा इदम और इदम, अहम, पराहम, ईगो और सुपर ईगो, ईगो और सुपर ईगो। अब इसी में इन्हीं विचारों को स्पष्ट करने के लिए सिगमंड फ्रायड ने ईड, ईगो और सुपर ईगो की भी अवधारणाओं का प्रयोग किया। अब बात करते हैं जो मन है, जो मन है, मन के तीन रूप होते हैं। मन के तीन रूप होते हैं, यानी जो ही मन है जिसको चेतन कहते हैं, चेतन के तीन रूप होते हैं। तीन रूप कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया। क्या, एक होता है चेतन, एक होता है पराचेतन और दूसरा है अचेतन। ये तीन रूप होते हैं इसको, जिसको मन कहते हैं। मन जो मन है, जो चेतन और सामने दिखता है, पराचेतन जो है वो भी नहीं दिखता है, अचेतन जो है वो भी नहीं दिखता है। अब पराचेतन जो आधा सोया रहता है और आधा जागता रहता है, पराचेतन जो है आधा सोया रहता है और आधा जागता रहता है। हम जो कुछ सोचते हैं, हम जो कुछ भी सोचते हैं, बात करते हैं तब हमारा मन सक्रिय रहता है। यहां तक कि जब हम निर्णय लेने के लिए या द्वंद की स्थिति में रहते हैं तब भी, यानी जब हम कोई निर्णय लेते हैं, सोचते हैं या निर्णय लेते हैं तो मन क्या होता है, मन सक्रिय रहता है, तो चेतन मन के रूप में काम करता है। तो हमें लगता है कि हमारे दो मन हो गए हैं, जिसमें से एक हाँ कह रहा है और दूसरा ना कह रहा है, लेकिन यहाँ मन एक ही होता है, बस वही मन विभाजित होकर दो हो जाता है। यानी यहाँ पे कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारे मन में होता है कि हम ये एक तो बात कह रहा है करो भी, दूसरी बात कह रहा है ना भी करो, तो दो कैसे हो गए, तो दो हो गए। वो है क्या, वो एक ही है, वो दो भागों में विभक्त हो गया, एक कह रहा हाँ और एक कह रहा ना। सामान्यतः मन चेतन को तीन भागों में, ये जो चेतन, अचेतन और पराचेतन के रूप में बांटा गया है। यानी कभी कभी, यहाँ पे मैं ये लिख दूं, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मन दो भागों में बट जाता है, एक कहता है हाँ करो और दूसरा कहता है ना करो। एक कहता है हाँ करो और दूसरा कहता है ना करो। तो वही जो मन है, वो मन क्या है, वो दो भागों में बट जाता है। और ये आगे जाकर के दो ही नहीं होता है, ये दो ही नहीं, आगे जाकर के दो, ये हालांकि मेन तो तीन है, चेतन, अचेतन, चेतन, पराचेतन, अचेतन, बट ये यही नहीं है, ये 3 से 3000 भी हो सकते हैं, ये 3 से 3000 भी हो सकते हैं। इनके मनों में परिवर्तन होते रहता है। यही मैंने कहा कि यहाँ पे पराचेतन, अचेतन है ना, अचेतन को और तोड़ोगे तो वो और अलग 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 भागों में बटेगा। तो मन जो है वो 3 से 3000 भी हो सकते हैं। ये क्या है, मन 3 से 3000 भी बन जाते हैं। यानी उसके क्या है,
अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। ये कहता है कि हम तो ये भावनगर में, दूसरा कहेगा कि हम अमेरिका में जाएंगे, तीसरा कहेगा कि हम जो केरल में जाएंगे, चौथा कहेगा कि हम उसके साथ जाएंगे, चौथा पांचवा कहेगा हम उसके साथ जाएंगे, पांचवा छठवा कहेगा हम खाना खाएंगे, सातवां कहेगा हम पढ़ेगा। दुनिया भर की बातें एक साथ में, कितनी सारी बातें चलने लगी। तो कितनी सारी बातें चलने लगी, वह क्या है, वह वही मन होता है। मन क्या है, वह 1 से 3 से 3000 भी बन सकते हैं। तो 3 से 3000 भी बन सकते हैं। और इनका ये जो 3000 है, 3000 बनते कैसे हैं? 3000 बनने के लिए जब ये सारे मिलकर के काम करने लगते हैं, चेतन, पराचेतन, अचेतन, ये सब सारे मिलकर के काम करते हैं, तो ये जो है वो अलग अलग रूपों में बढ़ जाते हैं। बट इतना नहीं हमको जानना है, हमको बस इतना ही जानना है कि चेतन, पराचेतन और अचेतन मन के क्या है, यही 3 भाग हैं, यही 3 भाग है। और जब कोई व्यक्ति, मैंने इसको इसलिए बताया कि 2 भागों में बढ़ जाता है, ये क्यों बढ़ जाता है कि जब हमारे मन में कभी होता है ये काम करना चाहिए, तो जो काम करना चाहिए हमको सामने से लगता है कि ये काम करना चाहिए, तो हमारा चेतन मन कह रहा है। वहीं एक अंदर से आवाज आती है कि नहीं भाई ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, तो क्या है, वो पराचेतन काम कर रहा है। पराचेतन कह रहा है, जो आधा सोया हुआ और आधा जागता हुआ, वो कह रहा है कि नहीं भाई ये समाज के हिसाब से सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, ये समाज के हिसाब से सही नहीं, इसको नहीं करना चाहिए। तो क्या है, वहां पे पराचेतन काम करता है। पर जब मन हावी, मन ये चेतन जो हावी रहता है, ज्यादा रहता है, चेतन का असर जब ज्यादा रहता है, तो ये जो है पराचेतन क्या हो जाता है, वहां पे थोड़ा सा दब जाता है, दब जाता है। तो दबी हुई चीजें जो है वो वहीं आकर के स्टोर रहती हैं, दबी हुई चीजें स्टोर रहती है। फिर भी ये कहता है एक दिन कि नहीं भाई तुझे ये नहीं करना है, नहीं भाई तुझे ये नहीं करना है, नहीं करना है। फिर भी ये जो है वो उसको करता है कि नहीं भाई अच्छा नहीं करना है, फिर भी वो करते जाता है। तो क्या होता है, यहाँ की दबी हुई चीजें जो है वो आकर के स्टोर में, जो कबाड़ खाना है, वो कबाड़ खाने में, अचेतन में आकर के रह जाती है, दब जाती है। तो ऐसे ही मैंने बताया कि मन क्या है, मन जो सोचता है, निर्णय लेता है, उसे कहते हैं मन। ये सक्रिय रहता है और यह कभी कभी हाँ ना दोनों में भागों में बांट करता है। और इससे 3 से 3000 भाग भी इसके हो सकते हैं, हो सकते हैं। और 3 कौन कौन से होते हैं, तो चेतन, पराचेतन और अचेतन। मैंने इतनी बातें आपके सामने रखी। चलिए बात करते हैं, एक की बात कर लेते हैं, चेतन, अचेतन और पराचेतन है क्या क्या, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा विस्तार में जानेंगे। मैंने पहले कहा कि मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ तो दे दिया है। आज आप लोग जब बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, तो आज आपको सिगमंड फ्रायड की पूरी पूरी थ्योरी आपके मन में एकदम रट्टा मार में हो जाएगी। और इसको 2 बार जब आप और तैयार कर लेंगे, तो आपको और बेहतर तरीके से हो जाएगा। चलिए, तो हम यहाँ पे मन को, मन के जो भाग उन्होंने बताए, मन के भाग, यहाँ पे अचेतन ही लिख देते हैं। चलो अचेतन लिखा हुआ है तो अचेतन लिख देते हैं, बट हम यहाँ पे मन लिखते हैं। मन, मन के 3 भाग, मन के 3 भाग, मन को 3 रूपों में कहा गया, चेतन, अचेतन और पराचेतन। क्या, अचेतन और पराचेतन। मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं कि आपको जो है कंपैरेटिव में आपको याद रहे, आपको कंपैरेटिव में याद रहे, यानी आप जब तुलना करें तो आपको याद रहे। चलिए चेतन की बात करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि उसी अनुरूप हमारे सारे काम करते हैं, जो हम जानते हैं, जो कुछ भी हम जानते हैं, सोचते हैं, जो हम जानते हैं, सोचते हैं, उसी अनुरूप काम करते हैं, उसी अनुरूप कार्य करते हैं। किसमें होता है यह सब, यह सब जो है किसमें होता है, चेतन मन में होता है, उसी अनुरूप हम कार्य करते हैं। दिख रहा है सभी को? मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। इसलिए लिख रहा हूं कि आपको कंपैरेटिव में आपको पता चले। यह मन जागृति अवस्था है। यह मन की क्या है, यह मन की कौन सी अवस्था है, मैंने मन कहा मन की 3 अवस्था है, चेतन, अचेतन और पराचेतन। मन में ही 3 रूप है, चेतन, अचेतन और पराचेतन। तो मन की क्या है, चेतन, यह जागृत अवस्था है। इसमें क्या है, मन हमेशा जागृत रहता है, जागृत अवस्था है। यह मन की क्या है, जागृत अवस्था है। और क्या है, मन, मन में क्या होता है, विचारों में जितने भी द्वंद्व, निर्णय, संदेह पैदा होते हैं, वो यही चेतन में होते हैं। विचारों में द्वंद्व, निर्णय, द्वंद्व, निर्णय, द्वेष, द्वेष, यही चेतन में होते हैं, यही चेतन में होते हैं। और क्या होता है, और क्या होता है, संदेह भी जो पैदा होता है वही होता है, चेतन मन ही। यह चेतन मन सोचता है, विचारता है, यही क्या करता है, यह क्या करता है, सोचता है और विचारता है। यह सोचता है और विचारता है, और क्या करता है, और भी यह कुछ कार्य करता है, इसकी प्रक्रिया के रूप में और भी काम करता है। क्या करता है, यह करता है, यह कहता है कि यह जो चेतन मन है वह अचेतन, जो चेतन मन है वह अचेतन और अचेतन मन से संचालित होता है। यह जो चेतन मन है वह संचालित किससे होता है, अचेतन और अवचेतन से।
ये उल्टा हो गया यहाँ, इसको ये बीच वाला यहाँ लिखना है, इसको लिखना है, ये है अचेत और पराचेतन, पराचेतन ये है, और ये दूसरा है, इसको अचेतन कहेंगे, ये सबसे लास्ट वाला है। चलिए ऐसे लिखते हैं। तो अब जो चेतन मन है वो क्या होता है, जो चेतन मन किससे संचालित होता है, पराचेतन से और अचेतन से। यह चेतन नहीं, पराचेतन, यह पराचेतन और अचेतन से संचालित होता है। यानी इसकी कमांड, इसकी डोर, इसको चलाने का काम, इसको चलाने का काम कौन होता है, इन दोनों के पास होती है। इन दोनों के पास यही, जैसा कहेंगे वैसा घुमाएंगे, जैसा कहेंगे वैसा घुमाएंगे। तो अब यहां से यह सबसे बड़ा है, ध्यान करिए, यह सबसे बड़ा है, उसके बाद में बीच में है, और यह सबसे छोटा है। इसके पास ज्यादा पावर है, इसके पास ज्यादा पावर है, इसके पास उससे कम पावर है, और इसके पास सबसे कम पावर है। यह सबसे छोटा है बट यही सबसे हरामी है। ये सबसे छोटा है बट ये सबसे, मतलब थोड़ा सा अलग शब्द है, बट ये सबसे क्या है, ये सबसे खराब है। ये सबसे खराब है, यही उड़ते रहता है, हमेशा उड़ते रहता है, उड़ते रहता है, उड़ते रहता है, उड़ते रहता है। जब ज्यादा आकाश में उड़े रहेगा तो ये क्या करेगा, इन दोनों ये जो है उसको ये कंट्रोल करेंगे, इसको जो है वो संभालेंगे। तो ये जो चेतन जो है वो किससे संचालित होता है, पराचेतन और अचेतन से। यह पराचेतन और अचेतन से संचालित होता है। ओके, और क्या होता है, हमारे विचार व्यवहारों की बागडोर ऐसी अदृश्य शक्तियों के हाथ में होती है जो हमारे मन की कठपुतली की तरह होती है। यानी अब ये दोनों हमको दिखते तो है ही नहीं, ये दोनों तो है ही नहीं, पता ही इनका है ही नहीं, ये तो 90% अदृश्य होते हैं। ये दोनों मिलकर के 90% में होते हैं, और ये मात्र 10% में होता है। तो हमारा जो बागडोर है, हमारी जो बागडोर है, जो हम सोचते हैं, जो विचारते हैं, वो तो इन लोगों के स्तर में है, जिसका कोई और छोर ही नहीं, कहाँ है वो, किस जगह पे है, उनको हम देख ही नहीं पा रहे, उनको समझ ही नहीं पा रहे क्या कहेंगे, कि उनका क्या आगे का क्या निर्णय होगा, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, वो पता ही नहीं है। तो जो है ये हमारी बागडोर किसके पास होती है, तो वो जो दूसरे लोग हैं इनके पास, पराचेतन और अचेतन के पास हमारी बागडोर होती है। बागडोर यानी चेतन की बागडोर, चेतन की बागडोर पराचेतन और अचेतन के पास होती है। अब यही, यह क्या है, इन सभी के कठपुतली के रूप में नाचता है। यानी यह क्या होता है, कठपुतली के रूप में होता है, इसे कठपुतली के रूप में भी कहते हैं। कठपुतली के रूप में नाचता है, तो कठपुतली के रूप में नाचता है, वो जो है यही होता है। अब क्या, जो भी हम सोचते हैं उसके मूल में अवचेतन मन होता है। यानी सबसे जो गहर बात है, जो भी हम सोचेंगे, हम जो भी सोचें, हम जो भी सोचते हैं, उसका मूल क्या होता है, उसका मूल हमेशा अचेतन होता है। यानी वो निकलता कहां से, यहां से निकलेगा, अंदर से यही कहेगा सबसे पहले उद्गार, जो जो उद्गार है ना, आग निकालने वाला काम, वो उद्भव उद्भव करने का काम ये अचेतन निकालता है। अचेतन निकाल करके इसको कहेगा, और ये कहेगा कि भाई चल ये काम कर। तो ये काम करने का काम जो है उसका उद्भव कौन करता है, उद्भव निकलने का काम बिल्कुल अंदर से आता है, अवचेतन मन से। तो अवचेतन मन जो है उसको क्या करता है, संचालित करता है, कहता है कि भाई अब ये काम करना है तुझे। तो मूल में कौन होता है, अवचेतन मन होता है, मूल में ये नहीं होता, मूल में ये होता है। अरे तो यहां मैंने बात कर दी चेतन की। चेतन क्या है, चेतन मात्र 10% होता है। चेतन में जो कुछ भी हम सोचते हैं उसी के अनुरूप कार्य करते हुए चेतन मन होता है। यह एक जागृति अवस्था में होती है, ये अर्ध जागृति पे होता है, आधा सोता है, आधा जागता रहता है, बट ये पूरी जागृति अवस्था में रहता है। ये पूरी जागृति अवस्था में रहता है। इसमें विचारों, निर्णय लेने, द्वेष करने की क्षमता इसी में होती है। इसी को चेतन कहते हैं। चेतन सोचता है, विचारता है, उसी हिसाब से काम करता है। चेतन में क्या होता है, पराचेतन और अचेतन इसी में शामिल होते हैं, और इसी से संचालित होता है। इसकी बागडोर भी इन्हीं लोगों के हाथ में होती है। अब इन्हीं लोगों के बागडोर में होती है, तो ये क्या करता है, कठपुतली के रूप में नाचता है, कठपुतली के रूप में नाचता है, और नाचने के बाद क्या करता है, वैसे ही कार्य करता है, वैसे ही कार्य करता है। और उसकी पूरी की पूरी जो मूल होती है, जो जड़ होती है, वो जड़ किसके पास होती है, यानी सोचने की जो जड़ होती है, जड़ कहां से निकलती है, वो जड़ निकलती है अचेतन मन से। यानी अचेतन मन के पास जड़ होती है, यानी सबसे मूल में, सबसे नीचे वह कौन होता है, बेस में अचेतन मन होता है। वही कहता है कि भाई तुझे इस तरह से काम करना है। तो ये जो है चेतन मन इस तरह से कार्य करता है। चलिए अब यहां तक हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं जो अवचेतन की, अवचेतन या पराचेतन की। पराचेतन की बात करते हैं। पराचेतन कोई अवचेतन भी कहते हैं, अवचेतन।
अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या है, यहां तक हो गया। चलिए, पराचेतन क्या है, पराचेतन की बात क्या है, उसमें आते हैं। पराचेतन में क्या बात है उसकी चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको एक अच्छी तरह से समझ में आए। अब जो अवचेतन या पराचेतन है, यह आधा जागता है और आधा सोता है। आधा सोता है, आधा जागता है। आधा सोता है और आधा जागता है। जिस तरह स्वप्न पर नियंत्रण नहीं होता है, जैसे हम सोचते हैं, सपने देखते हैं, सपने देखते हैं, उस समय में हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता सपने पर, सपने पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। उसी प्रकार अवचेतन मन पर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। सर थोड़ा बड़े लिखो, सही नहीं दिख रहा है। अच्छा, बड़ा लिखेंगे तो एक जगह पे नहीं आएगा। अच्छा चलिए, फिर भी हम बड़ा लिखते हैं, कोशिश करते हैं बड़ा लिखने की। ओके, जिस तरह हमारा कोई स्वप्न पर नियंत्रण नहीं होता है, जिस तरह हमारा स्वप्न पर नियंत्रण नहीं होता है, वैसे ही वैसे ही पराचेतन पर भी नियंत्रण नहीं होता है, पराचेतन पर भी नियंत्रण नहीं होता है, यानी ये भी अदृश्य है, नियंत्रण नहीं होता है। चलिए, यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं। इस पर भी नियंत्रण नहीं होता है। हम जाग रहे होते हैं, फैसला कर सकते हैं कि हमने क्या देखा क्या नहीं, और लेकिन जब हम सोते रहते हैं तो उसमें हम कोई देख नहीं पाते, उसमें हमारा कुछ पता नहीं चल पाता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या फैसला ले रहे हैं। सब कुछ लगता है कि हम हमारे सामने ही है, पर जब जो जगते हैं तो पता लगता है कुछ नहीं था, सब तो सब खाली सपना था, वहम था। तो क्या है, वो अर्ध जागृत की अवस्था में वो पराचेतन उस टाइम पे काम करता है, उस टाइम पे पराचेतन काम करता है। अब इसमें जो है, इसमें और क्या बातें हैं और देख लेते हैं पराचेतन में। तो पराचेतन की बात और है, इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है, कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है वे अवचेतन मन में आ जाती हैं। यानी यहां से जो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, वो कहां जाती है, वो यहाँ पराचेतन में आकर के रुक जाती है, पराचेतन में दब जाती है, चेतन में दब जाती है। और वो फिर वापस से जब कभी समय आएगा तो फिर से जागृत होगी। यानी इच्छा जागृत, अब लगा कि हमको जो है मिठाई खाना है, हमको स्वीट खाना है, तो हमको स्वीट खाना है, हमको स्वीट बहुत अच्छा लग रहा है, पिज्जा हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बट उस टाइम पे पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, पिज्जा खाने नहीं जा सकते। तो क्या होगा, वो इच्छा जो है हमारी दब जाएगी, वो आकर के पराचेतन में आकर के रुक जाएगी। फिर जब मन होगा, जब कभी मन होगा, वापस से बता करके तो पिज्जा दिखा, पिज्जा दिखा, पिज्जा खाना है, तो पैसा है, लाओ जाओ पिज्जा लेकर के आते खा लेते। वो जो है वहां पे आकर के, वो यहाँ पे पूरी नहीं होती है, तो पूरी होकर के वहां चली जाती है, रुक जाती है, पराचेतन में आकर के रुक जाती है। कुछ समय बाद वे अचेतन मन में चली जाती हैं, भले ही हम उन्हें भूल ना जाए, वे नष्ट नहीं होती हैं, वे नष्ट नहीं होती हैं। अगर बहुत समय तक पूरी नहीं हुई, यानी 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल तक नहीं पूरी हुई, तो ये यहाँ से उठ करके कहां चली जाती है, इस कबाड़ खाने में। यहाँ से ये यहाँ दूसरे विचार आ जाते हैं, किसमें, पराचेतन में दूसरे विचार आ जाते हैं, दूसरे आकर के स्टोर हो जाते हैं। ये वाली चीज जो है यहाँ यहाँ आकर के हो जाती है, यहाँ तो हमेशा बनी रहती है, यहाँ से वो जाती नहीं है, ये वही रहती है। पराचेतन अवचेतन में, अचेतन में यहाँ आकर के रुकी रहती है, बट यहाँ से निकल करके यहाँ चली जाती है। ओके, फ्रायड का मानना है कि अचेतन मन कबाड़ खाना है, जहां सिर्फ गंदी बुरी बातें होती है। पर भारतीय विचारकों का मानना है कि संस्कार के रूप में अच्छी बातें भी आ रहती है, यानी यह क्या है, यहाँ पे कुछ अच्छी बातें भी यहाँ पे रहती हैं, यहाँ पे जो है कुछ अच्छी बातें भी रहती है। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। अब आगे की बात करते हैं, अचेतन मन की बात करते हैं। अचेतन मन, यहाँ पे अच्छी बातें भी रहती हैं, बातें भी रहती हैं, जो कि प्रेरित करती हैं। अब यहाँ चलते हैं, अचेतन मन की बात करते हैं। अचेतन मन क्या है, यह एक प्रकार का निष्क्रिय मन है, इसे क्या कहते हैं, निष्क्रिय मन कहते हैं। यह निष्क्रिय मन है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, इसे निष्क्रिय मन कहते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता है, यह भंडार गृह है, यहाँ कुछ नहीं होता है, इसे कबाड़ खाना, कबाड़ खाना या भंडार गृह कहते हैं, इसे कबाड़ खाना या भंडार गृह कहते हैं। यहाँ पे नहीं है कबाड़ खाना, कबाड़ खाना यहाँ पे, कबाड़ खाना या भंडार गृह है। हमारा अचेतन या चेतन मन,
इन वस्तुओं विचारों में से किसी की मांग करता है। जब भी कोई ये चेतन मन कुछ मांग करेगा कि हमको ये चाहिए, तो क्या करेगा, ये इसकी पूर्ति कर देगा। जब भी चेतन मन कुछ कहेगा कि ये वाला चीज हमारे अंदर रखी हुई है, यहाँ से निकालते हैं, फिर क्या करेगा, यहाँ से कबाड़ खाना गया है को पूर्ति कर देगा। तो चेतन मन की डिमांड के आधार पे, चेतन मन की मांग की पूर्ति के लिए वहां से किया जाता है। पूर्ति जो है, चेतन मन की पूर्ति इसी भंडारगृह से क्या हुआ, वह किया जाता है। अचेतन मन उसकी सप्लाई कर देता है, जब जरूरत लगती है तो अचेतन मन क्या करता है, उसकी सप्लाई कर देता है, या निष्क्रिय रहता है। अब निष्क्रिय रहता है तो निष्क्रिय रहकर के इसके क्या कार्य होते हैं और क्या काम करता है, उसको भी देख लेते हैं। निष्क्रिय होकर भी अचेतन मन में कुछ ना कुछ उभरता रहता है, यानी यह निष्क्रिय रहता है फिर भी इसमें उबलता रहता है कुछ ना कुछ। निष्क्रिय होते हुए भी इसमें कुछ ना कुछ उबलता रहता है, इसमें कुछ ना कुछ उबलता रहता है। किसमें अचेतन मन में कुछ ना कुछ उबाल आता रहता है। भले ही अचेतन मन की उपेक्षा करें, लेकिन चेतन मन और अचेतन मन जो कुछ भी करते हैं वह सब वही से करते हैं जो अचेतन मन करता है। यानी अचेतन मन ही क्या है, सबसे बड़ा है, सुप्रीम है, सुप्रीम है। यही सुप्रीम क्या है, अचेतन मन वही करता है। अचेतन मन ही जो सोचता है, जो चाहता है, वही जो है वो पराचेतन और अचेतन मन को करना पड़ता है। यानी पराचेतन को और चेतन मन को वही करना पड़ता है जो अचेतन मन कहेगा। यानी यहाँ पे अचेतन क्या है, वो अचेतन सबसे सुप्रीम है, वही सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताई क्या, चेतन मन, पराचेतन मन और अचेतन मन, इन तीनों के बारे में मैंने आपको अंतर बताया कि चेतन मन क्या है, चेतन मन बिल्कुल सामने है जो जागृत अवस्था में है, और अचेतन मन क्या है, वो बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में, और बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में, उसका कोई रोल नहीं है। बट कोई रोल ना होने की वजह से भी वह क्या है, कबाड़ खाने के रूप में जाना जाता है। कबाड़ खाने के रूप में जाना जाता है। तो कबाड़ खाने में जो कुछ भी जरूरत लगती है चेतन मन को, कबाड़ खाने से जो कुछ भी जरूरत लगती है वह क्या करता है, चेतन मन डिमांड करता है और ये उसकी सप्लाई करता है। चेतन मन डिमांड करता है और इसकी सप्लाई करता है, इसका और इसका रिलेशन हमेशा रहता है। इसलिए यह निष्क्रिय होते हुए भी इसके अंदर में उबाल आते रहता है, भाई ये ले ले, यहाँ बचा हुआ है, ये ले ले भाई, ये यहाँ बचा हुआ है, ये ले ले भाई, यहाँ बचा हुआ है। तो ऐसे जो है, यह ले ले, यहाँ से निकाल ले, रखा हुआ हमारे यहाँ, तो ये जो है कहते रहता है करने के लिए, यह प्रेरित करते रहता है। तो इसके अंदर में उबाल आते रहता है, भले निष्क्रिय फिर भी इसके अंदर में उबाल आते रहता है, और इसी के आधार पर यह काम करता है। मैंने कहा ना कि इसका रिलेशन इससे होता है, यह हमेशा सोचते रहता है, मतलब इसको जो है प्रेरित करते रहता है करने के लिए। तो ये जो है, ये अचेतन मन है और यह चेतन मन है। अब पराचेतन क्या है, पराचेतन इसको और इसको बीच में रिलेशन मेंटेन करने का काम करता है। ये आधा सोते रहता है और आधा जागते रहता है। जब जागते रहता है तो उस समय पे तो नियंत्रण रहता है, यानी जागते रहता है तो इसको जो कुछ है उसको सप्लाई देते रहता है, कहते रहते हैं भाई ये करो ये करो ये करो। बट वो जब सोते रहता है तो उस समय उसमें पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो वह जो चीजें हैं वो आकर के यहाँ रुक जाती है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें की जो बातें, चेतन मन की जो बातें हैं जो रह जाती हैं, जो चेतन मन पूरा नहीं कर पाता है और चेतन मन को सामाजिक दबाव की वजह से यहाँ पे काम नहीं करने को मिलता है, वह जो है वो जाकर के पराचेतन में आकर के रुक जाती है, पराचेतन में आकर के दब जाती है। पराचेतन में दबने के बाद अगर वो कुछ समय के बाद फिर से पराचेतन कहता है कि भाई ये कर लो, क्योंकि ये इसको प्रेरित कर रहा है, भाई बची हुई है करवाओ, तो ये जो है कहता है कि भाई करो, फिर भी अगर समाज में उसको अवसर नहीं मिला, समाज के जैसा उसको चीज नहीं मिली, वस्तु नहीं मिली, तो फिर भी वो नहीं कर पाता है। वो नहीं कर पाता, बोलता भाई नहीं है, ये रख लो, अब तुम्हारे यहाँ रख लो, हमारे यहाँ से नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ रहेगा तो चला जाएगा, हमारे यहाँ दूसरा कोई आएगा, हमारे यहाँ ट्रैफिक बहुत है। और ये मन इतना सारा कुछ सोचते रहता है कि ला करके हमको दे देता है, अब पूरा नहीं कर पाता, सोचते रहता पूरा नहीं कर पाता, हमको ला करके दे देता है, तो हम कहाँ कितना रखेंगे, हमारे पास इतना थोड़ी जगह है, ले जाओ अपना, तुम्हारे पास ढेर सारा जगह, तुम अपने पास रखो। ऐसे जो है ये पराचेतन क्या करता है कि जो बातें यहाँ से नहीं हो पाती वो यहाँ लेके आता है, और यहाँ से जो है वह नहीं हो पाती, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 20 दिन महीने 2 महीने वो इंतजार करता है। उसके बाद क्या करता है, जब नहीं पूरी हो पाती तो इसको देता है। अब यहाँ से जब इसको जरूरत लगती है तो यहाँ से उठा करके यहाँ ले लेता है, इसको मतलब यहाँ से ले लेता है। अब ये क्या है, अचेतन मन इसको सप्लाई देता है, या इसको सप्लाई देता है, और जो कभी कभी चेतन डायरेक्ट अचेतन मन से भी जो है डिमांड कर लेता है। इसीलिए इसको जो है आधा सोता आधा जागता कहते हैं, इसे पूरा पूरा जागता कहते हैं, और इसे जो है हमेशा सोता हुआ या निष्क्रिय अवस्था की बात कहते हैं। अब यही सारी बातें, इतनी सारी बातें कही क्यों जा रही हैं, इतनी सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं कि चेतन मन क्या है, एक जैविक रूप में है। चेतन मन एक जैविक रूप में है जो मात्र 10% काम करता है, जिसको 100 की बात कही थी
जिसको 100 की बात कही थी कि बाकी लोगों ने 100 की बात कही थी कि 10% ही काम होता है, तो 100 जो है बहुत कम है। ज्यादा कौन है? ज्यादा अचेतन मन है। तो अचेतन मन को अगर हम बना के रखेंगे, अचेतन मन को अगर बना के रखेंगे तो अचेतन मन के आधार पर ही इदम अहम और पराहम काम करेगा। इदम अहम और पराहम काम करेगा। चलिए अब जानते हैं इदम अहम और पराहम क्या है, उसके बारे में जानते हैं तो थोड़ा हमको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। फ्रायड का कहना सही था। फ्रायड कहते हैं कि मन एक हिमखंड की तरह होता है जिसका 10% भाग ऊपर दिखाई देता है। मन क्या है? मन, यही मन, यह मन क्या है? यह इसका 10% जो है दिखाई देता है। 10% और 90% अदृश्य होता है। अदृश्य होता है यह मन। मन जो है 10% दिखाई देता है और बाकी जो है क्या है, 90% अदृश्य होता है, एक हिमखंड की तरह। उसी को, इसी को युंग जी भी कहते हैं। युंग, ये तो सिगमंड जी कहते हैं, ये काम ये कहना है सिगमंड जी का। सिगमंड जी कहते हैं कि मन जो है, मन 10% एक हिमखंड की तरह, हिमखंड की तरह 10% जो है दिखाई देता है और 90% नहीं दिखाता। वही क्या कहते हैं, इसी को युंग जी, युंग कहते हैं। युंग क्या कहते हैं? युंग के अनुसार, युंग के अनुसार क्या कहा जा रहा है? युंग के अनुसार कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि ज्ञात मन यानी चेतन केवल छोटे से द्वीप के समान है। यानी जो ज्ञात मन है यानी चेतन, यहां पे कह रहे हैं चेतन, चेतन एक छोटा सा द्वीप है। क्या है? छोटा सा द्वीप है। जबकि, जबकि अचेतन, अचेतन एक समुद्र है। जबकि अचेतन क्या है? एक समुद्र है। जबकि अचेतन मन एक समुद्र है और यही अज्ञात मन सब कुछ करता है। यानी यह जो चेतन है, चेतन क्या है? एक छोटा सा द्वीप है, छोटा सा द्वीप है, और अचेतन मन क्या है? एक समुद्र है, और यही अचेतन ही क्या करता है? अचेतन ही पूरा समुद्र ही काम करता है। यानी अचेतन ही सबसे सुप्रीम है, यही सारा काम करता है। यह तो कुछ नहीं करते, तो थोड़ा सा भाग है, तो अचेतन में ही सारा काम करता है। युंग भी इसको सपोर्ट करते हैं। जैसे सिमन जी कहते हैं कि 10% जो है वो मन होता है, 90% 10% दिखता है, उसी में तो मन काम करता है। 90% तो ये है, यही सबसे महत्वपूर्ण, यही सबको संचालित करता है। उसी को जो है युंग भी कहते हैं। युंग कहते हैं कि अचेतन मन जो ज्ञात है, इसको अचेतन को उन्होंने ज्ञात कहा। जो चेतन है, चेतन को उन्होंने ज्ञात कहा, और अचेतन को उन्होंने अज्ञात कहा। चेतन को उन्होंने ज्ञात कहा कि ज्ञात एक छोटा सा द्वीप है, चेतन जो है वो छोटा सा द्वीप है, यानी एक छोटा सा चीज है, वहीं पे सब कुछ होता है। बट सबसे बड़ा द्वीप जो है वो क्या है? जो 90% भाग है वो क्या है? वह है समुद्र। यानी अचेतन मन एक समुद्र के रूप में काम करता है, और वही अचेतन मन ही सबको, सबकी बागडोर वही संभालता है, और उसी के आधार पर सारी प्रक्रिया चलती है। तो ये जो है उन्होंने कहा। ठीक इसी प्रकार मानव व्यवहार के अधिकांश भाग अदृश्य होते हैं। यानी मानव क्या करेगा, मानव को कोई नहीं जानता, उसके मन में क्या चल रहा कोई नहीं जानता है। सामने से जो होगा तो वो तो देखेगा, बट अंदर क्या करेगा, आगे की प्रक्रिया क्या करेगी, वो जो है कोई नहीं जान पाता है। तो इसी मानव का अधिकांश भाग क्या है? अदृश्य, वह अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है। यहाँ पे उन्होंने जोड़ा क्या, यहाँ पे उन्होंने बात जोड़ी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। यहाँ पे मैं एक ऐसे जोड़ करके आपको बता देता हूँ, ये ध्यान करिएगा इसमें, ये विशेष बात है, विशेष बात को ध्यान कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है? मानव का व्यवहार अधिकांश भाग, मानव का व्यवहार, मानव का व्यवहार का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग अदृश्य होता है। अधिकांश भाग अदृश्य होता है। कैसे? मानव का अधिकांश भाग, जैसे जैसे हिमखंड में 90% भाग अदृश्य होता है, जैसे यहाँ पे युग के अनुसार समुद्र जो है 90% अदृश्य होता है, वैसे मानव का व्यवहार भी अदृश्य होता है। इसी व्यवहार को वो कह रहे हैं कि 10% से काम नहीं चलेगा, 10% से काम नहीं चलेगा, चेतन मन से काम नहीं चलेगा। वह अदृश्य भाग जो है वो उसको जानना है, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या समझना चाहता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इसको में ज्यादा, स्व को ज्यादा महत्व नहीं देना है, स्व को ज्यादा महत्व नहीं देना है, महत्व किसको देना है? महत्व देना है अचेतन मन को, अचेतन मन को ज्यादा महत्व देना है। तो इस पे जो है ये सारी बातें कही गई। यहां तक अगर आपको समझ आ गया हो तो आप इसका जो है स्नैप ले लीजिए, बहुत बढ़िया से मैंने सारी बातें इसी में रख दी हुई है, मैंने सारी बातें इसी में रख दी हुई हैं। आप इसको ले लीजिए और आप यहां से समझ सकते हैं। एक बार मैं इसका रिवीजन कर देता हूं, आप ले लीजिए तो फिर मैं रिवीजन करूं, फिर आगे चलता हूं।
ओके, चलिए अब यहाँ पे मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं। मैंने कहा सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत जो है वो दो प्रत्ययों से मिलकर के बना है। सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत जो दो प्रत्यय क्या है, एक अचेतन मन है और दूसरा इदम अहम और परायम है। इदम अहम और परायम, अचेतन मन जो है किसका भाग है, तो अचेतन मन मन का ही भाग है। अचेतन मन मन का ही भाग है। मन के तीन भाग है, मन के तीन भाग है। मन के तीन ही भाग नहीं, मन के 3000 भाग भी हो सकते हैं। मन के 3000 भाग भी हो सकते हैं। वो अलग अलग भागों में बढ़कर के 3000 भाग हो सकते हैं, बट मेन जो है वो तीन भाग है। तो तीन भाग कौन कौन से हैं, तो तीन भाग, एक चेतन है, एक पराचेतन है और एक अचेतन है। चेतन मन जो है वह 10% भाग है, जो सामने से सोचता है, विचारता है, करता है। सोचता है, विचारता है, करता है। चेतन जो है कठपुतली की तरह काम करता है। चेतन जो है अचेतन मन से संचालित होता है। अब उसके बाद बात करते हैं पराचेतन। तो पराचेतन मन जो है वो आधा सोता है और आधा जागता है। अब पराचेतन में कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि चेतन में पूरी नहीं होती हैं और आकर के पराचेतन में आकर के रह जाती हैं। अब पराचेतन में आकर के रह जाती हैं तो पराचेतन में कुछ समय तक रहती है। अगर वो पूरी नहीं होती है तो उठा करके अचेतन मन में चली जाती है। अचेतन मन जो है वो निष्क्रिय है, बिल्कुल अचेतन मन बिल्कुल निष्क्रिय है। उसमें वो एक कबाड़ खाने के रूप में है। यहाँ पे यही सारे जो है वो सुप्रीम के रूप में काम करता है। यही यही जो है पराचेतन को भी संचालित करता है और यही जो है चेतन को भी संचालित करता है। अब यहां से बात करने के बाद फ्रायड जी कहते हैं, फ्रायड जी कहते हैं कि जो है ये जो मन है, मन जो है वह क्या है, वह मन 10% भाग है। 10% एक हिमखंड के रूप में जो कि खाली ऊपर दिखाई देता है, बाकी सारा 90% तो पानी में होता है, जो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य होता है। वैसे ही मनुष्य का व्यवहार भी होता है। मनुष्य का व्यवहार सामने खाली 10% ही दिखाई देता है, बाकी तो जो व्यवहार उसका है बिल्कुल अदृश्य होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। उसी को सपोर्ट करने का काम जो है वो युंग भी करते हैं। युंग कहते हैं कि चेतन जो है वो अज्ञात रूप में मात्र एक द्वीप के रूप में होता है, द्वीप छोटा सा होता है, जबकि जो अचेतन मन है वो बिल्कुल विशाल काय समुद्र के रूप में होता है, जो कि अज्ञात होता है। और वही अज्ञात शक्तियां ही पूरे व्यवहार को संचालित करती है, पूरे शरीर को संचालित करती है, पूरे मन को संचालित करती है, वही अज्ञात शक्तियां ही। यहाँ पे अज्ञात शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए यहां तक हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने एक पूरा रिवीजन आपके साथ में कर दिया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटा देते हैं हम। तो चेतन मन हो गया, अचेतन मन हो गया, युंग की परिभाषा हो गई, कबाड़ खाना हो गया। ये कीवर्ड्स जो है वो याद रखिएगा। कीवर्ड्स हमेशा को कीवर्ड्स जो है उन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लीजिएगा अलग अलग कलर से, ताकि आपको याद रहे। अब कुछ और बातें हैं, कुछ और बातें हैं। फ्रायड क्या कहते हैं, फ्रायड जी कहते हैं कि अचेतन वास्तव में अनेक अनजानी परंतु शक्तिशाली जीवंत शक्तियों का संचय होता है। जो अचेतन मन है, यही अचेतन, अचेतन मन की बात अभी भी हो रही है। यह क्या है अचेतन मन, यह शक्तिशाली, अनेक शक्तिशाली, अनेक शक्तिशाली अनजानी, अनजानी शक्तियों, शक्तिशाली अनजानी शक्तियों, शक्तियों कौन सी, जीवंत शक्तियों, जीवंत शक्तियों का संचय होता है। यानी इसमें जीवंत शक्तियां होती है वो उसी के अंदर में होती है। किसके अंदर में, अचेतन मन में। यह चेतन व्यवहार पर नियंत्रण रखती है। यह क्या है, अचेतन मन ही चेतन व्यवहार पर, व्यवहार पर नियंत्रण रखती है। वही कहती है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना, तुम जाओ कर लो, तुम जाओ नहीं करो। तो दोनों बातें जो है यही यही जो है उसको नियंत्रण करते हैं। अर्धचेतन चेतन एवं अचेतन के बीच एक पुल का काम करती है। हो गया अचेतन, जहां सामाजिक, अचेतन, अचेतन जहां असामाजिक, अनैतिक और दमित इच्छाएं होती हैं, वहीं चेतन सामाजिक रूप से स्वीकृत अनुभूतियां प्रबल होती हैं। यानी अचेतन में, अचेतन में जितनी भी बातें, जितनी कबाड़ खाने में सारी पहुंच जाती हैं। अचेतन में असामाजिक, अनैतिक, अनैतिक शक्तियों का भंडार होता है, भंडार होता है। वो वहां जाकर के वही वहां पड़ी रहती हैं। जितनी भी यहाँ पूरी नहीं हो पाती, वो जाकर के वहां पड़ी रहती है, वहां जाकर के रखी रहती है। सामाजिक व अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति दैनिक जीवन में संभव नहीं है। अब यहाँ पे जो चेतन मन है, चेतन मन क्या करता है, चेतन मन में जो असामाजिक जो चीजें, अचेतन और असामाजिक, यानी असामाजिक, असामाजिक चीजों की पूर्ति नहीं हो पाती है। असामाजिक वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो पाती है।
मांग तो करता है बट पूर्ति नहीं होती है। जब पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है, वो जाकर के अचेतन मन में इकट्ठा हो जाता है। यानी चेतन मन जो है, चेतन मन एक सामाजिक रूप में काम करता है, है तो असामाजिक। चेतन जो है बहुत, जो चेतन है वो बहुत ही मतलब इधर उधर फैलने वाला है, बट वो क्या करता है, उसकी डिमांड होती है करने की, उसकी डिमांड होती है, मांग होती है करने की, बट समाज जो है उसको दबा के रखता है कि नहीं भाई ये नहीं काम करना है। समाज कहता है कि ये बात आप नहीं कर सकते हो, तो क्या होता है, वो दमित रहती है। दमित जो है वो जाकर के क्या होती है, अचेतन मन में जाकर के स्थिर हो जाती है। तो इस तरह से जो है व्यक्ति के व्यवहार परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। कौन? व्यक्ति के व्यवहार को अचेतन मन जो है परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष को तो इसको प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष रूप से चेतन को प्रभावित करता है। जो है व्यवहार, व्यवहार जो है वह चेतन को प्रभावित करता है, जबकि जो है परोक्ष रूप से अचेतन रूप से प्रभावित होता है। यानी व्यवहार, व्यवहार प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से चेतन द्वारा, चेतन द्वारा, वही अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अचेतन द्वारा, प्रभावित होती है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो क्या होगा क्या करेगा वो पता नहीं है, तो अचेतन रूप से जो प्रभावित होता है, वही व्यवहार जो है प्रत्यक्ष रूप से किसे प्रभावित होता है, चेतन रूप से प्रभावित होता है। चलिए यहां तक बात हो गई। यहां मैंने बता दिया कि अचेतन की और कौन कौन सी विशेषता है, यानी वह क्या है, वो अनजानी शक्तियों का संचय होता है, उसमें जितने भी असामाजिक बातें, असामाजिक तत्व होते हैं, वह सारे जो है जाकर के भंडार के रूप में वहां इकट्ठा हो जाते हैं। और चेतन जो है, चेतन क्या करता है, चेतन भी यही कहता है, चेतन कहता है चेतन की इच्छाएं तो होती है, पर चेतन की इच्छाओं की पूर्ति, चेतन की इच्छाओं की पूर्ति जो है वह समाज करने नहीं देता। असामाजिक जो वो बहुत सारी बातें सोचता है, वह कुछ ऐसी बातें होती, अनैतिक या असामाजिक चीजें जो कि वह करना चाहता है पर फिर भी वह जो है कर नहीं पाता है। तो जो नहीं कर पाता तो कहां जाकर के चली जाती है, वह अचेतन मन में चली जाती है। चलिए यहां तक हो गया, अचेतन मन की बात यहां मैंने कर ली। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। अब सिगमंड फ्राइड का जो है समाजीकरण का सिद्धांत यहां से ले लेते हैं। अभी तक तो जो हम ये बात कर रहे थे, अब इसमें जो है अब उनके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि इसका जो है रिलेशन इन चेतन अचेतन पराचेतन का जो है रिलेशन, वो सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत से कैसे है। फ्राइड ने समाजीकरण के सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार से समझाया। यानी क्या समझाया, कल मैंने बताया हुआ था कि इसको उन्होंने समाजीकरण के सिद्धांत को समाजीकरण के सिद्धांत को मानसिक क्रिया से समझाया, मानसिक क्रिया से समझाया। यानी उसका रिलेशन किससे है, समाजीकरण का सिद्धांत तो किससे संबंधित है, मानसिक क्रियाओं से। मानसिक क्रियाओं मतलब चेतन अचेतन और पराचेतन से वह संबंधित है। फ्रायड ने समाजीकृत आत्म की अवधारणा को चुनौती दी। यानी जहां पे आत्म आत्म की अवधारणा थी, अवधारणा इसको क्या की, अवधारणा को चुनौती दी कि यह जो है मात्र अकेले नहीं हो सकता है, चुनौती दी। इन्होंने इसको कहा कि यह जो है हो नहीं सकता है। कैसे नहीं हो सकता है, कि उन्होंने वही 10% वाली बात बताई कि 10% ही आत्म है, बाकी 90% तो अदृश्य है। अदृश्य है तो अदृश्य शक्तियों से ज्यादा संचालित होता है, अदृश्य शक्तियों से ज्यादा संचालित होता है, 10% से संचालित नहीं होता है। आत्म जो है अकेले काम नहीं कर सकता है, तो इसको इन्होंने चुनौती दी, आत्म को यानी स्व को इन्होंने चुनौती दी। स्व को, फ्रायड ने आत्म को, यही जो स्व है या आत्म है, फ्रायड ने इन स्व को यानी 10% को, स्व को उन्होंने इदम, अहम और पराहम के रूप में बताया, पराहम के रूप में बताया। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, पराहम के रूप में बताया। परायम के रूप में बताया तो क्या बताया, आगे चलते हैं, इदम अहम और परायम के रूप में। अब जो है चलिए, अब ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि क्या है, ये समाजीकरण के सिद्धांत को मानसिक क्रिया से समझाया, आत्म की अवधारणा को चुनौती दी। आत्म की अवधारणा को क्यों चुनौती दी, ये 10% था और 90% था। अब मैं यहीं पे थोड़ा सा और आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझा देता हूं, आपका लिंक मैं यहां से जोड़ देता हूं। लिंक जोड़ देता हूं कैसे, मैंने यहां कहा हुआ था कि जो सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत में इन्होंने 2 प्रत्यय दिए थे, 2 प्रत्यय दिए हुए थे। पहला प्रत्यय था और दूसरा प्रत्यय था। पहला प्रत्यय क्या था, इन्होंने पहले प्रत्यय को कहा अचेतन, जो 90%, और जो इदम, इदम अहम और पराहम, पराहम यह क्या, यही स्व है, इसी को कहेंगे स्व। और स्व कितना है, मात्र 10%।
10%। अब 10% को समझाया, 10% में क्या क्या बातें हुई है, अब 10% को समझ लेते हैं। चलिए 10% में यानी स्व को, यानी यही स्व है, स्व को इदम अहम और पराहम के रूप में इन्होंने बताया। किसने? जो फ्रायड ने कहा कि इदम अहम और पराहम जो है वो 10% के रूप में, वो जो है पराहम जो है वो स्व के रूप में जाना जाता है, यानी आत्म के रूप में, जिसको कि उन्होंने कहा कि आत्म क्या है, आत्म आत्म ही पूरा नहीं है, वो चेतन मन से संचालित होता है। आत्मा को इन्होंने समझाया। अब चलिए आइए जानते हैं जरा इदम अहम और पराहम क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी तक तो हमने चेतन चेतन और चेतन और पराचेतन के बारे में जाना, अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इसको थोड़ा सा अंतर के रूप में जान लेते हैं। चलिए पहला ले लेते हैं इदम को। इदम क्या है? इदम, फिर ले लेते हैं अहम, फिर ले लेते हैं पराहम। इदम क्या है? इदम की बात करते हैं। इदम वो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, सारी जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, जन्मजात प्रवृत्तियां हैं इदम। यहाँ पे इन्हीं जन्मजात प्रवृत्तियों को क्या कहा गया था? इन्हीं जन्मजात प्रवृत्तियों को, इन्हीं जन्मजात प्रवृत्तियों को इसके पहले मिड ने क्या कहा था? मिड ने क्या कहा था? जैविक। मिड ने इसी को क्या कहा? जैविक कहा। मिड के अनुसार जैविक यानी यही जो चीज है, जैविक जो जन्मजात प्रवृत्तियां है वही क्या है? वो जैविक है। इसमें वासनाएं दमित इच्छाएं होती हैं। इसमें क्या होती है? इसमें वासनाएं दमित इच्छाएं, ये वाली, ये वाली, जिसको लिबिडो कहते हैं। लिबिडो के बारे में, लिबिडो का संरचना बताया था सिगमंड फ्रायड ने, लिबिडो के रूप में बताया कि वह जो जितनी भी वासनाएं, इच्छाएं, दमित इच्छाएं होती हैं, वह सब ओरल, एनल, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज जो है, ये इसी में जन्मजात प्रवृत्तियों में होती हैं। तो ये जो है इसमें क्या होती है? इन्हीं इसमें ईदम में ही, ईदम में क्या होती है? तो वासनाएं, वासनाएं, दमित इच्छाएं, दमित इच्छाएं होती हैं, जो कि लिबिडो के रूप में उन्होंने अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग अवस्थाओं में ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनेटल स्टेज के रूप में उन्होंने बताया था कि यही जो वासनाएं और दमित इच्छाएं वो वहां पे पाई जाती हैं। यह तत्काल सुख व संतुष्टि पाना चाहती है। क्या पाना चाहती है? इदम जो है वो क्या चाहती है? तत्काल सुख, तत्काल सुख और संतुष्टि पाना चाहते हैं, संतुष्टि पाना चाहते हैं। यानी अब ये इदम क्या है? इदम एक जैविक रूप में है। जैविक रूप में जैसा कि उन्होंने बताया था, मीडियन ने बताया था कि जैविक रूप में है, जहां जैसे चूसना है और करना है, ये सब चीजें जो है वो क्या है? वो जन्मजात प्रवृत्तियों के रूप में होती है। तो ये वासनाएं और दमित इच्छाओं के रूप में होती है। इसे जो है तत्काल सुख पाने के लिए जो है होती है। अब इसे इसे ही एक और प्रवृत्ति के रूप में जानते हैं। एक और प्रवृत्ति क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पार्श्विक प्रवृत्ति। इसे पार्श्विक प्रवृत्ति भी कहते हैं। पार्श्विक प्रवृत्ति यानी पशु वाली प्रवृत्ति। इदम जो है वह पशु वाली प्रवृत्ति के रूप में भी इसे जानते हैं, पार्श्विक प्रवृत्ति। अब बात करते हैं अहम की। अहम क्या है? अहम वास्तविकता से संबंध रखता है। जो अहम है, अहम क्या है? यह वास्तविकता से संबंध रखता है। यानी वास्तव में क्या है, क्या जरूरत है, क्या नहीं है, वास्तविकता से संबंध रखता है। आपको आपको रिलेट करना है सारी बातों से, तब जाकर के समझ में आएगा। वास्तविक परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रयास करता है, यानी वास्तविक, वास्तविक परिस्थितियों से तालमेल बनाने का काम करता है। तालमेल बनाने का काम, जैसे आज अभी जरूरत है तो कर लेंगे, अभी 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 जो है हमको ये काम करना है तो कर लेंगे, अभी जो जरूरत है, रिसेंट की जरूरत है तो वैसे हम कर लेंगे, अभी हमको जो है कुछ बाहर की जो है वस्तुएं जरूरत नहीं है। तो वैसे ही वास्तविकता जो रिसेंट में, जो करंट में जो चीज है उससे संबंध बनाने का काम करता है, अहम करता है। यह आंशिक रूप से चेतन और आंशिक रूप से अचेतन का कार्य करता है। यानी यह जो अहम है वह थोड़ा थोड़ा चेतन से जुड़ा होता है, चेतन से, तथा थोड़ा थोड़ा अचेतन से जुड़ा होता है। यानी अचेतन क्या कह रहा है उसको भी देखता है, और जो चेतन है उससे भी, उसको भी देखता है। यानी वह वास्तविक चीजों को, चलो भाई ये कह रहे हो काम करने के लिए, तो आइए, ये जरूरी तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, पर कोशिश करते हैं करने के लिए, तालमेल बैठा लेता है, चलो कोऑर्डिनेट कर लेता है, कोई बात नहीं है, हम सामंजस्य बना लेंगे, चल लेंगे, कोई बात नहीं। वो पीछे वाली बात है जो संभव नहीं है, अभी की बात है, ये संभव है, तो दोनों को मिला लेते हैं। तो ऐसा काम करने का काम जो है वो अहम करता है। ये थोड़ा चेतन तथा थोड़ा अचेतन से संबंधित होता है। यहाँ पे चेतन के बारे में आप जानते ही हो, चेतन के बारे में मैंने समझा दिया। चेतन क्या है? चेतन वही
चेतन वही जो है वो 10% के रूप में है, जो कि समाज जो तुरंत की बातें करता है, जो सोचता है, जो कुछ करने की प्रयास करता है, वही जो है वो चेतन मन है। अब ये जो है हो गया। अब बात करते हैं परायम की। परायम की बात में क्या है, तो परायम सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों और आदर्श से संबंधित होता है। परायम क्या है, यह सामाजिक परंपराओं, सामाजिक परंपराओं, सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं, संस्कारों, मान्यताओं संस्कारों से प्रभावित होता है, से संबंधित होता है। यानी जो समाज में जो चल रहा है वैसे ही करना है, संबंधित होता है। यानी यह सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं और संस्कारों से संबंधित होता है तथा मानवीय, सामाजिक व राष्ट्रीय हित में व्यक्ति का त्याग बलिदान के लिए तत्पर करता है। यानी मनुष्य को सामाजिक, देश हित, सामाजिक देश हित, मानवीय राष्ट्र हित, मानवीय राष्ट्र हित कार्य के लिए प्रेरित करता है, कार्य के लिए प्रेरित करता है। कौन, यही परायण। परायण जो है वहां के लिए प्रेरित करता है। यह पूर्णतः चेतन से निर्धारित होता है, यह पूर्णतः चेतन से नहीं, अचेतन से निर्धारित होता है। यह पूर्णतः अचेतन से निर्धारित होता है, यह पूर्णतः अचेतन से निर्धारित होता है। तो बात करते हैं क्या, अब यहाँ पे समझ लेते हैं सबके बारे में। जो है इदम क्या है, इदम क्या है, वो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं। जन्मजात प्रवृत्तियों में वो कुछ भी करने की इच्छा रखता है, कुछ भी करने की इच्छा रखता है, जिसको कहते हैं पाशिव प्रवृत्ति, पशु वाली प्रवृत्ति इदम होती है। वही इदम सबसे कमजोर होती है, सबसे कमजोर वाली अवस्था को ये इदम की अवस्था कहते हैं। वही जो अहम होता है, अहम जिसके अंदर में होता है, जो अहम वाला व्यक्ति होता है, अहम वाले व्यक्ति में क्या होता है, वो वास्तविक स्थितियों से वो जुड़ा हुआ होता है, वास्तविक स्थितियों से जुड़ा हुआ होता है, वास्तविक परिस्थिति में कोऑर्डिनेट करता है, मिलकर के चलता है। तो चेतन और अचेतन, थोड़ा चेतन से और थोड़ा अचेतन से संबंधित होता है। वही जो जो परायम है, परायम क्या करता है, परायम हमेशा सामाजिक परंपराओं और मान्यताओं से संबंधित ही कार्य करता है, और ऐसे साधु वाले काम या बड़े लोग जो है वो काम, तो ये जो है वह क्या होता है, अचेतन के साथ भी जुड़ करके काम करता है। यानी उसके जो 90% की बाकी चीजें उससे वह जुड़ करके यह काम करता है। तो ऐसे ही यह इदम, अहम और पराहम ये जरूरी है। तो यहाँ पे जो है अगर किसी व्यक्ति को पराहम लेके आना है तो उसके साथ में इसको जोड़ना पड़ेगा, 90% के साथ में इसको जोड़ना पड़ेगा। और इदम अहम जो है वो 10% का ही भाग है, 10% का भाग है। यानी इसमें ये इदम अहम और पराहम जो है वो इसी का भाग है। तो इसमें से यह इदम जो है वो क्या है, जन्मजात है, पराहम जो है वो वास्तविक परिस्थितियां हैं, अहम जो है और पराहम जो है सामाजिक परिस्थितियां हैं। तो इस तरह से यहाँ पे खाली इतने से ही नहीं, ये इन सभी को मिलकर के क्या होगा, काम करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। इदम, अहम और परायम को उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। अगर आपने ये समझ लिया हो तो आगे चले। हो गया तो आगे चले। ओके, चलिए अब थोड़ा उदाहरण ले लेते हैं। इदम, अहम और परायम को उदाहरणों के रूप में समझ लेते हैं, कैसे इदम अहम और परायम के रूप में काम करते हैं ये। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं भूख। भूख है, हमको लगी है भूख। भूख लगने पर, भूख लगने पर मिठाई की डिमांड करना, मिठाई की मांग, भूख लगने पर मिठाई की मांग, भूख लगने पर मिठाई की मांग करना। तो अब यहाँ पे क्या होगी, जो भूख है वो भूख ही क्या है, वो भूख है क्या, वो हो गया हमारा इदम। भूख, भूख हमारी हो गई इदम। यानी सबसे ज्यादा ये प्रभावित कर रहा है भूख ही। भूख लगी है, अगर भूख ही ना लगती होती तो क्या जरूरत होती, तो भूख लगी है तो ये हो गया इदम, एक पांचवी प्रवृत्ति है इदम। अब वही चलते हैं, क्या करते हैं, अहम। अहम करता है यदि मिठाई खानी है, भूख मिटानी है तो मेहनत करो। अब अहम कह रहा है अगर मिठाई खानी तो मेहनत करो पहले,
मिठाई खानी है, भूख मिटानी है तो मेहनत करो, पैसा कमाओ, मेहनत करो, पैसा कमाओ और खाओ, मेहनत कमाओ, पैसा कमाओ और खाओ, ये कहता है। पहले तो क्या करो, पहला पहला निर्देश देता है कि पैसा कमाओ खाओ, मेहनत करो, पैसा कमाओ खाओ, पहली बात में कहता है। दूसरी बात में कहता है चलो अगर पैसा नहीं कमाते हो परिस्थितियां देख लो। एक तो कहता है कि रिसेंट में तुम्हें तो मेहनत करनी पड़ेगी तब तो मिलेगा, फिर दूसरी बात में कह रहा है कि परिस्थितियां देख लो, अगर वहां कोई नहीं है स्टॉल पे, अगर स्टॉल पे कोई नहीं है तो कोई नहीं है तो उठा लो, चोरी कर लो, खा लो, क्या दिक्कत है, कौन देख रहा है वहां पे। अगर कोई नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल है, क्या परिस्थितियां अनुकूल है, परिस्थितियां अनुकूल है, परिस्थितियां अनुकूल है तो चुपके से उठाओ खा लो, चुपके से उठाओ और खा लो, चुपके से उठाओ और खा लो। चोरी तो है बट भूख लगी है तो खा लो, भूख लगी है तो खा लो। आपको अगर कोई वहां रोक नहीं रहा है, कोई टोक नहीं रहा है, कोई सामाजिक बंधन नहीं है आपको, तो आप क्या करो, चुपके से उठा लो और खा लो। भूख लगी है ना, भूख लगी तो मिटा लो, क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही है जो है, पहले तो कह रहा है कि मेहनत करो, मेहनत करके खाओ। दूसरी बात में अगर मेहनत करके वहां पे अगर परिस्थितियां आपकी अनुकूल है, मिठाई खा सकते हो, वहां कोई आपको रोक टोक नहीं लगा रहा है, तो आप क्या करो, वहां पे खा लो। यहाँ पे यहाँ क्या है, अहम इदम सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यानी ये जो है इदम और अहम, ये दोनों क्या करते हैं, सामाजिक परिस्थितियों से वह तालमेल बनाने का कोशिश करते हैं। ये क्या करते हैं, तालमेल, तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो क्या तालमेल बनाना कि पहले जो है भाई अगर खानी मिठाई खानी है तो मेहनत करो, मेहनत करके पैसा कमाओ और फिर जाकर के खाओ। वही दूसरी बार में जो है अगर वहां जरूरत कोई नहीं है, वहां पे उस जगह पे कोई नहीं है और आपको भूख लगी है, आप वहां से चुपके उठा करके खा सकते हो तो खा लो, कोई बात नहीं भाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे जो है ये क्या करता है, अहम करता है। वही दूसरी बात में पराहम क्या कहता है, पराहम कहता है कि वह कहेगा नहीं नहीं भाई चोरी नहीं करना है, ये कहेगा चोरी तो नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, ये कहेगा चोरी नहीं करना, भूखे भले रह जाओ। चोरी करना क्या है, चोरी नहीं करना है, यह पाप है, पाप है, अनैतिक है, यह पाप है और अनैतिक है, यह कहता है। सामाजिक मूल्यों के विपरीत ऐसा न करो, यानी सामाजिक जो मूल्य है, सामाजिक मूल्य के विपरीत ना करो, सामाजिक मूल्यों के विपरीत ना करो, ऐसा चोरी करना ठीक नहीं है। तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, इदम को भूख के रूप में, अहम को जो है वो सामंजस्य बनाने के रूप में और पराहम को एक सामाजिक रूप में जो है हम मान सकते हैं। तो इदम जो है वह हमारी क्या है, तत्काल नीड है, तत्काल नीड है, उस नीड को पूरा करने के लिए इदम होता है जो पार्श्विक होती है। जो अहम है, अहम क्या करती है, वास्तविकता से तालमेल बनाती है, कोऑर्डिनेट करती है, सामंजस्य बनाती है। वही जो पराहम है, पराहम कहता है चाहे कुछ हो जाए, जो आदर्श है उन्हीं आदर्शों को मानना है, उस आदर्शों के अलावा नहीं जाना है, तो ये जो है उसको मानती है। तो ऐसे जो है सामाजिक विकास होता है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जो है घोड़े का, ट्रैफिक के रूप में। ये घोड़ा है, घोड़े के रूप में, आओ घोड़े के रूप में लेते हैं घोड़ा। घोड़ा क्या है, घोड़ा, घोड़ा क्या है, एक, अब यहाँ पे इदम क्या है, वो एक रास्ते में भागेगा, घोड़ा एक ही रास्ते पे भागेगा, एक ही रास्ते पर चलेगा। घोड़े को पता है कि वहां जिसको एक ही रास्ते पर चलना है, जहां जाना है उसको एक ही रास्ते पे जाना है, तो घोड़ा वो वहां उसी रास्ते पर भागना चाहेगा, उसी रास्ते पर जाएगा। वही जो है, अब जो अहम है, अहम क्या करेगा, अहम करेगा, अहम जो है उस पर, घोड़े पर जो सवार व्यक्ति है, घोड़े पर जो सवार व्यक्ति है, घोड़े पर सवार व्यक्ति, घोड़े पर सवार व्यक्ति उसको उसी रास्ते पर लेके जाएगा। घोड़े पर सवार व्यक्ति क्या करेगा, उसको क्या करेगा, दिशा बताएगा। घोड़े पर सवार व्यक्ति उसको दिशा बताएगा। दिशा कैसे बताएगा, ये घोड़ा है, घोड़ा तो कहेगा, घोड़ा को कहीं भी जाना, इधर भी जाओ, इधर भी जाओ, इधर भी जाओ, चाहे इधर जिधर, उसको पता नहीं है, घोड़े को नहीं पता, घोड़े को क्या है, बस दौड़ना है, उसको इतना ही पता है कि दौड़ना है मेरे को।
दौड़ना है तो वो दौड़ेगा, घोड़े को एक रास्ते पर चलना है वो चलेगा, बट कहां जाना है, किस रूप में जाना है, तो कौन बताएगा, घोड़े पर जो सवार व्यक्ति है वो कहेगा कि चलो इस रास्ते पर चलो, इस रास्ते पर चलो। अब वो कहेगा इस रास्ते पर जाना है तो जाना है, तो आगे जाकर के अगर कोई गलती करेगा, अगर कोई गलती कर, घोड़े पर सवार व्यक्ति उस रास्ते पर जा रहा है, अगर वहां कोई गलती कर रहा है तो गलती सुधारने का काम कौन करेगा, तो सड़क पर खड़ा ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो है क्या करेगा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर उसको ये कहेगा कि नहीं भाई इस पे जो है जिस रास्ते से आओ यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, ऐसा नहीं काम करना है, ये गलत है, यहाँ दोबारा मत आना, इधर से घोड़े की सवारी नहीं होती है, इधर से जो है वो वाहन आते हैं, मोटरसाइकिल आती है, कार आती है, आते हैं, घोड़ा इधर से नहीं आता है, तो दोबारा मत आना इधर। तो ये जो है समझाने का काम कौन करता है, ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो है उसको, ट्रैफिक इंस्पेक्टर उसको समझाने का काम करता है। और यही समझाने का काम क्या है, समझाने का कार्य क्या है, यह क्या है, यह सामाजिक है, समझाने का काम यह सामाजिक है। और जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, वही समझाने का काम कर रहा है, तो समझाने का काम से वो क्या हो रहा है, वहां पे पराहम काम कर रहा है, और यहाँ पे कौन काम कर रहा है, अहम काम कर रहा है, और यहाँ पे कौन काम कर रहा है, ईदम काम कर रहा है। तो ऐसे ही ईदम, अहम और पराहम, ईदम, अहम और पराहम ये सभी मिलकर के काम करते हैं। ईदम को कहते हैं पार्श्विक, अहम को कहते हैं सामंजस्य बनाने वाला, और पराहम को कहते हैं सामाजिक रूप से जो हमारे आदर्श है उन आदर्शों के रूप में मानने वाला। तो इस तरह से जो है मैंने आपको मिठाई का एग्जाम्पल और मैंने आपको जो है घोड़े का एग्जाम्पल आपको दिया। अब यहाँ पे ये जो तीनों अहम जो है ईदम, अहम और पराहम, ये क्या होती है, ये 10% स्व के रूप में काम करते हैं, और जो अचेतन है वो अचेतन 90% के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे ये वाली भाग जो है, ये वाला भाग क्या कर, अहम और एक पराहम, ये दोनों अचेतन मन से प्रभावित होकर के काम करते हैं। यहीं पे ये तो नहीं काम करता है, ईदम जो है नहीं काम करता, बट ये वाले दोनों जो है इस अचेतन मन से मिलकर के काम करते हैं। अचेतन मन जितना हावी होगा, जितना अच्छी तरह से प्रेरित करेगा, यानी अंदर की शक्तियां जितनी प्रेरित करेंगी, वो उतना ही अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे और उतना ही समाज का विकास होगा। तो इसलिए वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्व जो है मात्र 10% काम करता है, बाकी की जो अदृश्य शक्तियां हैं वह काम करती है सामाजिक विकास करने के लिए। तो जितने भी लोग, चाहे वो मिड ने बात करी हो, चाहे कूले ने बात करी हो, स्व की बात जो कर रहे थे वह उतना एनफ नहीं है, वो उतना पूरा नहीं है। पूरा क्या है, पूरा तो अचेतन मन है, अचेतन मन को लेके आना पड़ेगा, तब जाकर के पूरा पूर्ति होगी। तो यहां तक मैंने आपको समझाया, यहां तक मैंने आपको समझाया। अब थोड़ी सी बात जो है और रह गई है, उसको भी समझा ले, फिर जो है आगे की बात करते हैं। फ्रायड, फ्रायड का मतलब, फ्रायड क्या कहते हैं, इदम और परायण सदैव इन दोनों में संघर्ष पाया जाता है। इदम और परायण के बीच, यानी यहाँ पे बात करी थी, यहाँ पे था इदम और यहाँ पे था परायण, इन दोनों के बीच हमेशा युद्ध होते रहता है, लड़ाई होती रहती है। फ्रायड कहते हैं, फ्रायड के अनुसार, फ्रायड के अनुसार फ्रायड कहते हैं इदम, इड, इड और सुपर ईगो, जिसको परायण कहते हैं, सुपर ईगो के बीच संघर्ष होते रहता है, हमेशा संघर्ष बना रहता है। क्या ये कहता है करना है और वो कहता नहीं करना है, ये कहता है कि करना है, भूख लगी करना है, हमको खाने दो, ये कहता है कैसे खाओगे, पहले आओ कमाओ, चोरी नहीं करनी, चोरी नहीं करने देंगे, पहले कमाओ फिर खाओ। तो ये जो है सुपर ईगो मना करता है, सामाजिक एरिया की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए इन दोनों में क्या होता है, हमेशा संघर्ष की भावना रहती है। सामान्यतः ईड उस संघर्ष से हार जाता है, यानी ईड क्या है, आगे जाकर के सुपर ईगो जब हावी हो जाता है, सुपर ईगो हावी क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके पास 90% का जो है वो जोर है, 90% का जोर है, इसलिए वो हार जाता है, मतलब ये ईड जो है वो हार जाता है। ईड यानी ईगो, ईड, ईड जो है, इदम, इदम जो है वो क्या करता है, वो हार जाता है। ईड, इदम संघर्ष में हार जाता है, ईड जो है वो संघर्ष में हार जाता है, और परायण जो है, परायण वहां पे जीत जाता है, और वैसा ही वह उसको समाज विरोधी कार्य नहीं करने देता है। इसलिए फ्रायड, फ्रायड क्या करते हैं, हमेशा स्व और समाज एक दूसरे के पूरक न मान करके विरोधी मानते हैं। यानी यहाँ पे कहते हैं स्व और समाज, स्व और समाज, समाज क्या था, ये सुपर ईगो था, समाज क्या था, सुपर ईगो था, और स्व क्या था, ईड था। ईड जो है वो ये वाला है, इदम स्व, इसको कहेंगे ईड, और इसको कहेंगे समाज, ये सुपर ईगो। ये दोनों क्या है, इनको उन्होंने परस्पर पूरक ना मान करके, इनको पूरक ना मान करके
पूरक ना मान करके उसे विरोधी माना, पूरक ना मान करके उसे विरोधी माना। यानी क्यों विरोधी माना? वो कहते हैं कि ईद तो कहता है कि करना है, और वहीं जो है ईगो कहता है कि नहीं करना भाई, समाज के विरुद्ध है, नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों में संघर्ष होता है। तो स्व और समाज को पूरक ना मान के, बाकी लोग पूरक मानते थे कि दूसरे जैसा समाज कहेगा वैसा ही होगा, तो वह मिरर की थियरी हो, चाहे वह जो है मिड की थियरी हो, उन दोनों में स्व और समाज को साथ साथ में बात करी गई। बट जबकि ये कहते हैं कि स्व और समाज ये दोनों के एक दूसरे के साथ में नहीं है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधी है। ये बात यहाँ पे कही गई। फरहान और क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि अहम के पारस्परिक संघर्ष की प्रक्रिया ही व्यक्ति को सामाजिकरण करती है। यानी ये जो अहम है, अहम कहा गया था बीच वाला, अहम, ये अहम जो है, अहम की प्रक्रिया, अहम की प्रक्रिया, अहम का जो सामाजिकरण है, अहम जो बीच में है, वो बीच में क्या करता है, एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बनाता है। वही क्या है, व्यक्ति को आगे सामाजिकरण के रूप में ले जाता है। यानी अहम के पारस्परिक संघर्ष की प्रक्रिया, अहम के पारस्परिक संघर्ष, अहम के पारस्परिक संघर्ष से सामाजिकरण होता है। एक तो सामाजिकरण उससे भी नहीं होगा, परायम है तो परायम से भी सामाजिकरण नहीं हो रहा है, और इदम है उससे भी सामाजिकरण नहीं हो रहा है। तो सामाजिकरण हो कहां से रहा है? सामाजिकरण जो है वो अहम के रूप में हो रहा है। अहम की वजह से, अहम के पारस्परिक संघर्ष से जो है वो क्या हो रहा है, वह सामाजिकरण होता है। तो बचपन में ईद प्रभावित होता है क्योंकि वह समाज का उतना ज्ञान नहीं होता है। वही अब यहाँ पे बात आ गई, इसकी बात आ गई मिड वाली। मिड को ये भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बचपन में बच्चे को, बचपन में बच्चे के ऊपर, बच्चे के ऊपर ईद हावी रहता है, ईद हावी होता है। इसलिए उसमें सामाजिकरण नहीं होता है, सामाजिकरण नहीं होता है। बट जैसे से आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे उसका सामाजिकरण होने लगता है। तो यहां तक जो हमने बताया कि मैंने बात करी पहले क्या, पहले मैंने आपके सामने क्या बात करी, मैंने आपको बताया कि फ्रायड क्या मानते हैं, फ्रायड मानते हैं कि स्व, जो स्व है वह स्व उतना एनफ नहीं है, समाज एनफ है। मतलब समाज भी, स्व और समाज में कोई तालमेल ही नहीं है। लोग कहते हैं कि स्व तो मात्र 10% ही, 10% की बात में कैसे कही? उन्होंने कहा कि जैसे एक हिमखंड है, हिमखंड जो है वह मात्र 10% ही ऊपर दिखाई देता है, बाकी नीचे पानी भी दिखाई देता है। तो वैसे ही जो 90% भाग है वह अचेतन मन है। इन्होंने दो भागों में बताया, एक को कहा अचेतन, एक को कहा अचेतन, और दूसरे को कहा ईड, ईगो, सुपर ईगो, ईड ईगो सुपर ईगो कहा। अब ईड ईगो सुपर ईगो, जो अचेतन मन है वह 10% है, यानी जो कॉन्सियस है वह जो है वो 10% है, और ये ईड ईगो जो है वो ये 90% या 10% है। अब 90% और 10% ये दो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने पहले दिया, पहले देने के बाद उन्होंने कहा कि स्व उतना इनफ नहीं है। फिर उन्होंने क्या कहा, अचेतन मन को समझाया, अचेतन मन में चेतन मन, अचेतन मन और पराचेतन मन, ये तीनों को समझाया। समझाने के बाद कहा कि चेतन मन जो है वो क्या है, वो जो समाज की जो वास्तविक चीजें, जो चीजें है उसको कार्य करता है, उसमें जो है उसमें वह अचेतन मन से प्रभावित होता है। जबकि बाद में उन्होंने पराचेतन की बात करी, पराचेतन में उन्होंने क्या कहा, पराचेतन में कहा कि जो अचेतन मन का, जो चेतन मन कार्य नहीं कर पाता है वो जाकर के स्टोर हो जाता है पराचेतन में, पराचेतन में स्टोर हो जाता है। फिर वहां जो पूर्ति नहीं होती तो अचेतन मन में चला जाता है। अचेतन मन क्या है, कबाड़ खाना है, कबाड़ खाना है, तो कबाड़ खाने से जो जरूरत लगती है वो चेतन मन को देते रहता है। तो इतनी बात वहां पे हो गई थी। उसके बाद जब आगे बढ़े तो कहते हैं कि ऐसे ही जो वहां पे ईड ईगो और सुपर ईगो काम करता है, ईड ईगो और सुपर ईगो काम करता है। ईड ईगो सुपर ईगो क्या होता है, ईड के बारे में बताया। ईड क्या है, ईड जो उसकी जो उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जो उसकी अनैतिक चीजें हैं, वो अनैतिक चीजें जो है ईड में पाई जाती हैं, उसे पाश्विक चीज कहते हैं। वहीं जो ईगो है, ईगो में समाज के साथ में सामंजस्य बनाता है, सामंजस्य बना करके काम करता है। तो ईड जो है वह अचेतन और चेतन और अचेतन दोनों के साथ मिलकर के काम करता है। तो इसलिए वह जो सामंजस्य बना पाता है, जब सामंजस्य बना पाता है तो वही क्या है, वह सामाजिकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। वही फिर बात करी गई किसकी, बात करी गई सुपर ईगो की। सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो हमेशा समाज को मानता है, समाज के आदर्शों को मानता है। इसलिए सुपर ईगो जो है वह गलत काम को होने नहीं देता है। तो गलत काम को नहीं होने देता है, तो इसलिए जो है वह सुपर ईगो और ईगो, यानी ईगो और सुपर ईगो, इन दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहती है, झगड़ा होते रहता है। तो झगड़ा होते रहता है, इस वजह से क्या है, ये दोनों आपस में परस्पर विरोधी होते हैं।
परस्पर विरोधी होती है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि स्व जो है, स्व और समाज ये दूसरे एक दूसरे के पूरक नहीं है, ये दूसरे एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के विरोधी है। यहां तक की चर्चा हुई। अब इसमें जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई में ईदम संघर्ष में हार जाता है और जो सुपर ईगो वह जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? क्योंकि उसका वर्चस्व ज्यादा होता है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है, वह आदर्शों को मानता है, वह सत्य को मानता है, इसलिए वह जीत जाता है और यह हार जाता है। हार जाता है तो इसीलिए स्व जो है कमजोर हो जाता है और समाज जो है वह समाज वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। फिर आगे बात करी उन्होंने कि जैसे ही अहम जो है वो एक दूसरे के साथ में कोरिलेशन करता है, सामंजस्य बनाता है, तो ऐसे ही वो जो है संघर्ष से सामाजिकरण बच्चे का होता है। अब उन्होंने कहा कि बच्चा जब छोटा होता है, शुरू में जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पास सामाजिकरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी सामाजिक जो ईड उसके ऊपर हावी रहता है, ईड हावी होता है। ईड में क्या है? ईड में ये ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज ये जो है हावी होती है, जिसमें मैंने बताया था ओडिपस और इलेक्ट्रा, ओडिपस और इलेक्ट्रा होते हैं, ये हावी होते हैं। इस वजह से बच्चे के अंदर में सामाजिकरण का विकास नहीं होता है। बच्चा जब आगे बढ़ता है तो बच्चे में सामाजिकरण का विकास होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि वह ये वाला जो ईगो है, ईगो के साथ में काम करने लगता है, अहम के साथ में काम करने लगता है। यही पूरी थियरी जो है वो सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में बताया कि स्व जो मिड कहते हैं, जो कूले कहते हैं कि स्व 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 अच्छा है, स्व से विकास होता है, स्व से विकास होता है। बट इन्होंने कहा स्व से विकास कितना होता है, स्व से सामाजिक विकास कितना होता है, सामाजिक कितना होता है? मात्र 10%। अगर और बढ़ाना है तो उसके लिए अचेतन मन को साथ में लेके आना पड़ेगा, सुपर ईगो को मिला करके ईगो को विकास करना पड़ेगा, तब बचा करके बच्चे का आगे का विकास होगा। इसी पूरी कहानी को, इस पूरे सिद्धांत को सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में बताया। तो सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत में 3 बातें खास याद रखने की बातें हैं। पहला क्या? जो चेतन मन, अचेतन मन और पराचेतन मन, चेतन मन, पराचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन जो है सबसे छोटा है, अर्धचेतन मन जो है आधा सोता है आधा जागता है, और जो अचेतन मन वह निष्क्रिय रहता है। तो इन तीनों को उन्होंने समझाया। फिर उन्होंने समझाया कि ईड, ईगो और सुपर ईगो क्या होता है। ईड जो है वह सबसे कमजोर होता है, ईगो जो है वह सामंजस्य बनाता है, सुपर ईगो जो है वह करता है लोगों के साथ में आदर्शों को मानता है। ईड, ईगो, सुपर ईगो मिलकर के क्या करते हैं, सामाजिकरण का विकास करते हैं। और तीसरी बात जो उन्होंने बताई थी, तीसरी बात बताई थी उन्होंने सेक्सुअल ओरिएंटेशन की, जो सेक्सुअल थियरी की बात करी हुई थी, तो उन्होंने उसमें बताया था 5 स्टेज, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनाटल स्टेज। ये जो काम कहां आते हैं? ये काम आते हैं इदम में, इड में काम आते हैं ये जो है, इसलिए उन्होंने इसकी भी थ्योरी का नाम यहाँ पे उसने चर्चा करी हुई थी। तो यहाँ तक जो है पूरा मैंने आज आपको सिगमंड फ्रायड को बाकायदा एक एक छोटी छोटी चीजों को मैंने आपको समझाया। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो प्रश्न हमसे आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, क्या किसी का प्रश्न है? आज मैंने प्रश्न नहीं रखे हैं क्योंकि मुझे पता था इसी में देर हो जाएगी।